गुड इवनिंग। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आदिल खान, बुसरा, राजकुमार जी, राधे राधे राजकुमार जी, निशु, गीतांजलि, आभा, अमन, सरोज, प्रदीप, पल्लवी, निरंजन, देव, मानिश, सरोज, लक्ष्मण, प्रियंका, प्रिंस, प्रीति, प्रीति, सरोज, शिवम, सुमन, मिश्रा, सुमन पाल, सूरज, कनीज, फातिमा, विनोद, निरंजन बहुत तेजी से भाग जा रहा है। नेहा, देवेश, सरिता, राजू। नेहा तो ऐसा नाम है कि लगता है एक आध दर्जन नाम से होगी। अंजलि, प्रियांशी, नीरज, सूरजपाल, गिरधर, ऋषभ, जतिन, गौरव, मृत्युंजय, बुद्धा। चलिए, सब लोगों को एक दफा ही नमस्कार करता हूँ। वैष्णवी, सत्यम, सरोज, हितेश, तनु, खुश रहें सब लोग, आबाद रहें। और कल के क्लास का मैं 1 मिनट में स्मरण करा देता हूं। कल के क्लास की जो भी पढ़ाई हुई थी उसमें हमने सबसे पहले वैदिक काल का अध्ययन कर लिया था कि उसका कालखंड क्या है 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच में। उसके बाद उसके क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था कि ऋग वैदिक काल में उसका क्षेत्रीय आधार क्या है, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में उसका क्षेत्रीय आधार क्या है। उसके बाद में फिर हमने ये देखना शुरू किया था कि इस काल के इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास में सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस के आधार पर हम वैदिक सोर्स की ओर जाते हैं। वैदिक साहित्य ही उसका मूल सोर्स है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने आपको ये बताया कि यह एक ऐसा पीरियड है जिसको हम वैदिक काल कहते इसलिए हैं क्योंकि इसके अध्ययन का मूल स्रोत वैदिक साहित्य है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें वैदिक साहित्य के ऊपर ही आता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत मैंने कहा 4 संहिताएं हैं, फिर उसका ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और उपनिषद है। उसके बाद मैंने संहिताओं के कौन कौन से ब्राह्मण हैं ये बता दिया था, फिर संहिताओं का क्रम बता दिया था। उसके बाद में हमने आपको ये बताया था कि यजुर्वेद विशेष तौर पर थोड़ा कर्मकांडीय है और अथर्ववेद आर्य अनार्य संस्कृति के मेल की बात करने वाला है, इसलिए उसको वेदत्रय में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद हमने कहा था कि विभिन्न उपनिषदों के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई है। उपनिषदों के अंदर जो बातें कही गई है उसका बहुत विस्तार से अध्ययन करना तो संभव नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जितने उपनिषदों में कोई विशेष बात कही गई है मैंने उसका एक लिस्ट बना दिया था। आपके एग्जाम में इसके दायरे से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अब हम वैदिक साहित्य के दायरे से आगे निकलते हैं, यह कहते हुए कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है और इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए क्योंकि वैदिक साहित्य की रचना ऋषियों और मुनियों ने किया है, ये मान्यता नहीं है। ऐतिहासिक सच्चाई चाहे जो भी रही हो, लेकिन जो मान्यता है वैदिक साहित्य के बारे में ब्राह्मणों की वो ये कि यह एक श्रुति साहित्य है, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत सिर्फ वैदिक साहित्य आता है, बाकी कोई भी साहित्य को श्रुति साहित्य में नहीं शामिल किया जाता है। और श्रुति साहित्य की क्या खास बात है कि यह अपौरुषेय है। तो ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, श्रुति साहित्य। और श्रुति साहित्य को क्या कहते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय। और अपौरुषेय के अलावा एक शब्द कहा जाता है इसके लिए, नित्य। नित्य। नित्य का मतलब जो हमेशा से था, जो हमेशा के लिए रहेगा। और इसीलिए इसके आधार पर जिस धर्म का विकास हुआ है उसको लोग सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म कहते हैं। श्रुति साहित्य शब्द का मतलब समझ गए, अपौरुषेय शब्द का मतलब समझ गए, नित्य का मतलब समझ गए, और उसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ शब्द है सनातन, इसका मीनिंग भी आप समझ गए। अब
हम लोग वैदिक साहित्य से बात को आगे बढ़ाते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं वैदिक काल के इतिहास के उस खंड की ओर जिसमें कि हम इनका इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और धर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। जब आप वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ते हो, चाहे समाज, राजनीति या धर्म पढ़ोगे, तो उसको हमेशा दो भाग में बांट के पढ़ोगे। एक बात है पूर्व वैदिक कालीन और दूसरा है उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक कालीन। पूर्व वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। अब आपको 2-3 मिनट तक इसके बारे में सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। जब आप सुनने का काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके पॉइंट्स मैं आपके सामने में लिखवा दूंगा। अब हम लोग ये देखें कि ऋग्वेद का इकोनॉमी कैसा था। ऋग्वेद के इकोनॉमी के बारे में सबसे पहली बात जो आपको जानना है वह है पशुपालन प्रधान इकोनॉमी। पशुपालन प्रधान इकोनॉमी है, इसका यह मतलब नहीं कि ये कृषि के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ये कृषि के बारे में जानते हैं, लेकिन कृषि इनकी अर्थव्यवस्था में बहुत सामान्य भूमिका निभाती है। मामूली सा कृषि कार्य करते हैं। उद्योग व्यापार भी इनके इकोनॉमी में मौजूद है, लेकिन बहुत कम डेवलप्ड है। तो यदि अर्थव्यवस्था का सबसे प्रधान स्रोत या आधार पूछा जाए तो क्या है? पशुपालन। और यदि उत्तर वैदिक काल में जाओगे, उस काल का इकोनॉमी का आधार पूछेगा कोई, तो क्या कहोगे? एग्रीकल्चर। स्वाभाविक बात भी है कि उत्तर वैदिक काल तक जाएंगे तो थोड़ा सा उद्योग और आगे बढ़ गया है, थोड़ी सी व्यापारिक गति और तेज हो गई है। तो मोटा मोटी आपके दिमाग में पहली छवि जो स्पष्ट होनी चाहिए कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन है और उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार एग्रीकल्चर है। अब इसके आगे की कुछ और जो तथ्यात्मक डिटेल की बातें हैं उसे हम लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। जब मैं लिखा दूंगा तो भी उसके काम की जो बातें होंगी, जो उसके फैक्ट्स होंगे, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आप लोग पॉइंट दर पॉइंट इसको नोट करते जाइए। मैं भी बोर्ड पर लिखूंगा, आप भी लिखते जाना, ठीक है? तो ऋग्वेद काल का इकोनॉमी में देखो तो सबसे पहली बात है पशुपालन की प्रधानता। पशुपालन की प्रधानता। उसके बाद कृषि का कम ज्ञान। यव का उल्लेख। यव, फसल के लिए यव शब्द का उल्लेख हुआ है। उसके बाद फिर
अगला पॉइंट क्या है कि इस दौर में मृदभान कैसा है? मृदभान कैसा है? तो OCP। मैंने मृदभान के बारे में आपको पीछे के क्लास में ही बता दिया है, तो इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। और धातु के ज्ञान के स्तर पर देखें तो क्या कहानी है? ये ताम्र, पाषाणिक काल, का दौर है। तांबे और पाषाण के उपकरण हमें इस दौर में ज्यादा मिलते हैं। फिर रथों का निर्माण होता था, रथों का निर्माण होता था। इसके बाद ऋग्वैदिक लोग वज्र जैसा उपकरण इस्तेमाल में लाते थे, वज्र जैसा उपकरण इस्तेमाल में लाते थे। इसके बाद फिर शिरस्त्राण, शिरस्त्राण माने हेलमेट, हेलमेट का उपयोग करते थे। आपने अभी जितना लिखा पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद की कहानी बाद में। सबसे पहला पॉइंट यह है कि इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन है। तो पशुपालन को लेकर थोड़ा सा डिटेल आपको जानना चाहिए। उसको लेकर जो डिटेल है वो हम लोग तब करेंगे जब पहले इनका बेसिक अध्ययन कर लेते हैं। जितने पॉइंट्स लिखवाया है उसके अध्ययन के बाद हम पशुओं के बारे में थोड़े से डिटेल में जाएंगे। तो पशुपालन के बाद फिर देखो तो एग्रीकल्चर का ज्ञान बहुत कम है। संपूर्ण ऋग्वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये मान लो कि मात्र 24 बार एग्रीकल्चर से संबंधित उल्लेख हुआ है। जब 24 बार मात्र उस साहित्य में उल्लेख हुआ है जो 10 मंडलों में लिखा गया है, प्रत्येक मंडल के अंदर कई सारे सूक्त हैं। 10 मंडल माने 10 अध्याय, सूक्त उसके अंदर के माने उप अध्याय। तो इतने विस्तृत ग्रंथ में मात्र 24 बार यदि एग्रीकल्चर का उल्लेख हुआ है, इसका मतलब कि दे वेर नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, वो कृषि का नियमित प्रैक्टिस नहीं करते थे। इसके ज्यादा अब कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि यव मात्र एक ऐसा फसल है जिसका कि उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। क्या ऋग्वेद के दौर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन होता था या एक ही फसल का उपयोग होता था? ऐसी चर्चा इसलिए आती है कि सिर्फ यव शब्द का उल्लेख मिला है, सिर्फ यव शब्द का उल्लेख मिला है। तो रामचंद्र शर्मा एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि संभव है कि उस युग में अनाज के लिए यव शब्द का उपयोग होता होगा। ये कोई एक विशेष फसल नहीं रहा होगा, बल्कि अनाज के समूह के लिए यव शब्द का उपयोग होता होगा। क्योंकि यव शब्द का उल्लेख बार बार हुआ है और इतिहासकारों के बीच में खूब विमर्श हुआ है, तो आपसे बस ये उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक सेंटेंस दे दे एक ऑप्शन में कि ये लोग यव से वाकिफ थे, दे वर नोइंग द यव। बस इसके अतिरिक्त इस विषय पर चर्चा नहीं करना। इनका मृदभांड क्या है? OCP, गेरू वर्णी मृदभांड। याद है आप लोग को, मैंने मृदभांडों का एक पूरा का पूरा सीरीज बता दिया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का
ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, ऋग वैदिक काल का OCP, उत्तर वैदिक काल का PGW और 6th सेंचुरी BC का NBPW। तो उधर मैंने पूरा बता दिया है, तो यहां पर अब OCP के बारे में पढ़ के समय खराब करने की जरूरत नहीं है। गेरू बर्नी मृदभांड। इसके बाद फिर यह काल ऐसा है जिसको कि हम इतिहास के अंदर ताम्रपाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। ताम्रपाषाण काल अंग्रेजी में चैल्कोलिथिक पीरियड, यानी कि इस दौर के लोग जो अपने उपकरण बनाते हैं वो ज्यादातर तांबे या पत्थर के बनाते हैं। अभी कांस्य का इस्तेमाल बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांस्य का इस्तेमाल बहुत कम है। अब इसके बाद चलकर देखो कि ये चर्चा बहुत होती है कि आर्यों ने भारत में हमला किया था, आर्यों ने भारत में हमला किया था नहीं किया था, ये सब एक डिस्प्यूट एंड डिबेट का विषय है जो मुख्य परीक्षा वगैरह के अंदर पढ़ने लायक बात होती है। लेकिन प्रीलिम्स में तो सीधी सीधी बात है कि आर्य देसी थे कि विदेशी थे, इस विषय के ऊपर तुम एक ओपिनियन तो दे नहीं सकते। कुछ कहते हैं देसी, कुछ कहते हैं विदेशी, तो पीटी में क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कहते हैं कि ये विदेशी थे वो ये कहते हैं कि आर्य लोग घुड़सवार थे, रथों से चलते थे, कटार लेकर चलते थे और शिरस्त्रान पहन के चलते थे। अब देखो कि यूपीएससी वाले ने क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्या आर्य लोग ऋग्वैदिक काल के दौरान शिरस्त्रान का उपयोग करते थे। शिरस्त्रान के उपयोग के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है कमीशन ने। तो शिरस्त्रान के ऊपर जब पूछ लिया हेलमेट के ऊपर, तो अगले बार कटार के ऊपर पूछ देंगे, उसको वज्र कहा जाता है। इंद्र के हाथ में वज्र होता था और इंद्र इनका सबसे प्रधान देवता था, उसे पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर माने किला को तोड़ने वाला इंद्र वज्र लेकर चलता था, शिरस्त्रान पहन के चलता था और रथ पे सवार होकर चलता था। तो अब देखोगे कि ये देखो कि वज्र, शिरस्त्रान, रथ, घोड़ा, इन सब को लेकर क्वेश्चन पूछने की संभावना आगे बची रहती है। इतनी बातें यदि आपने कर लिया तो अब आप मानकर चलिए कि ऋग्वेद के इकोनॉमी से संबंधित सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए और बचा हुआ है, वो ये कि ये कौन से पशु से कितना वाकिफ थे। तो पशुओं के बारे में जानकारी लेके चलते हैं। पशुओं का ज्ञान, पशुओं के ज्ञान के बारे में पहले सुन लीजिए, फिर पॉइंट्स लिखूंगा। जैसे आपने अभी तक ये पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय या सबसे ज़्यादा आदरणीय पशु एक सींग वाले पशु को माना जाता था, उसके बाद कुबर वाले बैल को, उसके अलावे हाथी है या शेर है, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग जानते थे, उनको पूजते भी थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग घोड़े से बहुत कम वाकिफ थे। किंतु यदि आप वैदिक साहित्य को पढ़िएगा तो आपको यह पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में, फिर कोई कहेगा कि सर ऋग्वेद ऐसे काहे लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में घोड़े का ही उल्लेख हुआ है, घोड़े का ही उल्लेख हुआ है।
दूसरे नंबर पर गाय का, दूसरे नंबर पे गाय का। तो ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान घोड़े का इस्तेमाल बहुत होता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान घोड़े का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा गया है कि ऋग्वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार कौन से पशु के नाम का उल्लेख हुआ है। ये आगे के क्वेश्चन के लिए है। क्वेश्चन सिंपल ये पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले के द्वारा बड़े पैमाने पे घोड़े का इस्तेमाल होता था, तो उत्तर है नहीं, बड़े पैमाने पे घोड़े का इस्तेमाल नहीं होता था। अगले बार दे देगा कि ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पे घोड़े का इस्तेमाल होता था, तो उत्तर हो जाएगा यस, ये तो घोड़ा आधारित संस्कृति है ही। और दूसरी बात यह कि अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज्यादा बार कौन से पशु का उल्लेख हुआ, तो घोड़े का ही। सामान्य तौर पर लोगों को यह लगता है कि शायद गाय का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होगा, लेकिन फैक्चुअली करेक्ट है कि घोड़े का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ था। और नंबर 2 पे गाय का। इसके बाद बाकी पशुओं के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यह देखना है कि गाय के आधार पर, गाय या गौ के आधार पर कई शब्दों का निर्माण हुआ। इसको सिर्फ समझ लीजिए पहले, फिर पॉइंट्स लिख लेंगे, इसके फैक्ट्स हम लिख लेंगे। समझने लायक बात यह है कि ऋग्वेद काल के लोग गाय को बहुत महत्व देते थे। ऐसी चर्चा भी है कि गाय ही से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में एक मंत्र में यह कहा गया है कि यह सृष्टि गाय से ही उत्पन्न है। गाय को अहन्या माने जिसकी हत्या न की जाए वो कहा गया है। गाय के महत्व के मद्देनजर आप ये देखेंगे, अभी आप सुनिएगा, सिर्फ लिखिएगा नहीं, मैं आगे लिखा दूंगा। गाय के महत्व के आधार पर देखें कि एक शब्द आता है गोत्र। गोत्र का मतलब क्या होता है, यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। गोत्र का मतलब क्या होता है, और क्वेश्चन यह पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र का मतलब क्या होता है। ऋग्वैदिक काल में गोत्र का मतलब होता है कि वो जगह या वो लोग जिनकी गाय एक जगह बंधती है। वो लोग जिनकी गाय एक जगह बंधती है वो एक गोत्र के कहलाते हैं। आप लोग फिर कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने बोला है कि अभी मैं सुना रहा हूं, पॉइंट्स फिर लिखा दूंगा, अभी एक दफा सुन लीजिएगा। गोत्र का मतलब कि वो लोग जिनकी गाय एक जगह बंधती है। यह किस दौर की कहानी है, ऋग्वेद की। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का मीनिंग क्या है, एक कुल के लोग, एक वंश के लोग। आज भी हिंदुओं में एक परंपरा है कि आपका एक वर्ण होता है, वर्ण के अलावे आपका एक गोत्र होता है। तो गोत्र आपके वंश को इंगित करता है, और ये गोत्र वंश के अर्थ में पहली दफा कब प्रयोग में लाया गया, उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द का मतलब है वो लोग जिनकी गाय एक जगह बनती थी। गोत्र शब्द किससे बना, गौ से। उसी तरीके से शब्द है ग्राम। ग्राम माने गांव। गांव किससे बना, गाय से। संग्राम, गांव और गांव के बीच में युद्ध होता है उसको कहते हैं संग्राम, क्योंकि युद्ध ही गाय के लिए होता था। गवेषणा माने युद्ध, गवेष्टि माने युद्ध, गोधूली माने संध्या, गोमत माने अमीर, गोपति माने राजा,
इन शब्दों को देखोगे तो इसका अर्थ क्या है को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोत्र पे पूछा गया है तो अब आगे मैं 6-7 शब्द दे देता हूं, इन 6-7 शब्दों में से किसी भी शब्द के ऊपर अगला क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए? अब हम इसको लिखना शुरू कर देते हैं। गाय के आधार पर जो शब्द बने हैं, एक है गोमत, गोपति, गवेषणा, गविष्टि, गविष्टि, गोत्र, गोधूली, गोधन, गोधन, दुहिता, दुहिता। इतने शब्द हैं जिनका कि अर्थ आपको जानना है। अब एक एक शब्द के सामने में उसका अर्थ लिख रहा हूं, आप कोई उसे नोट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। गोमत का मतलब है, गोमत का मतलब है अमीर आदमी, अमीर माने धनी व्यक्ति, माने जिसके पास बहुत सारा गाय है वो धनी हो गया। गोपति माने राजा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं, लेकिन लिखिएगा नहीं, कि रोमिला थापर एक बहुत बड़ी विदुषी महिला हैं, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लिखती हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है फ्रॉम गोपति टू भूपति, माने उन्होंने जब प्राचीन काल का राजनीतिक इतिहास लिखा तो उस किताब का टाइटल ही रखा है फ्रॉम गोपति टू भूपति। मतलब ऋग्वैदिक काल में राजा का टाइटल है गोपति और बाद के काल में राजा का टाइटल हो गया भूपति, माने भूमि का मालिक। इस दौर में राजा भूमि का मालिक होने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि राजा को पता है कि हम जिस कबीले का राजा है वो कबीला आज यहां पर है, कल कहीं और पर चला जाएगा, फिर परसों कहीं और चला जाएगा, खाना बदोश है, तो भूपति क्यों होगा भला। तो इस दौर का राजा गोपति कहलाता है। गोपति से भूपति। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस किताब की लेखिका का नाम क्या है, मैंने समझाने के लिए बस बता दिया। सतनाम क्या है बुक में लिखा था, आता हूं बेटा, सतनाम पे आता हूं। तो किंग हो गया, उसके बाद गवेषणा और गविष्टि, दोनों का मतलब होता है युद्ध। गाय के लिए युद्ध होता था, गायों की खोज के लिए युद्ध होता था, इसलिए भी गवेषणा या गविष्टि का मतलब हो गया युद्ध। गोत्र, जिनकी गाय एक जगह बंधती थी, जिनकी गाय एक जगह बंधती थी, जिनकी गाय एक जगह बंधती थी, यह किस काल की कहानी है? ऋग्वैदिक काल की कहानी है। और उत्तर वैदिक काल में क्या है? अभी मैं पूरा उत्तर वैदिक काल नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ गोत्र शब्द का अर्थ उत्तर वैदिक काल में क्या है उतना बता रहा हूं। आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि सर उत्तर वैदिक काल फिर पढ़ाने लगे। गोत्र शब्द का मीनिंग मात्र बता देता हूं, क्योंकि
इन सारे शब्दों का अर्थ उत्तर वैदिक काल में क्या है ये नहीं पढ़ना है। इन शब्दों का अर्थ सिर्फ ऋग्वैदिक काल में पढ़ के छोड़ देना है। लेकिन गोत्र का अर्थ आगे चलकर बदल गया है, तो बता देता हूं। उत्तर वैदिक काल में कुल यानी कि वंश, इस संदर्भ में इसका यूज किया गया है। तो अब आपको मैं कह सकता हूं कि ऋग्वैदिक काल का इकोनॉमिक स्टडीज आपका कंप्लीट हो गया। इस विषय पर अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक बच्चे ने पूछा है शतमान क्या है, तो ये समझो कि इस दौर में मैंने कहा था कि व्यापार भी होता था। इस दौर में यदि पशुपालन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, तो ट्रेड भी होता है। लेकिन ट्रेड कैसे होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत होता है। एक वस्तु देते हो, दूसरी वस्तु लेते हो, इसी के विनिमय के मान के लिए शतमान शब्द आया है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, शतमान का संबंध किससे है? तो यह विनिमय की प्रणाली से जुड़ा हुआ शब्द है। क्योंकि अभी तक में भारत के लोगों ने करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि बहुत डेवलप्ड था, उस दौर में भी लोगों को करेंसी का ज्ञान नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली का ही चलन था। ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली का ही चलन है। आगे उत्तर वैदिक काल पढ़िएगा, इस दौर में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का ही चलन है। सिक्के का आगमन पहली दफा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में होता है। उसकी पढ़ाई आगे करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का इकोनॉमी हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम चलते हैं। मोहर तो था, मोहर तो ऑथेंटिकेशन का मटेरियल है बेटा, मोहर कोई सिक्का नहीं है। हाँ, दुहिता शब्द के लिए किसी ने पूछा, दुहिता शब्द छूट गया। हाँ, गोधन के लिए अतिथि, अतिथि के लिए गोधन शब्द का उपयोग हुआ है। गोधन शब्द के बारे में खूब हिस्टोरिकल डिबेट है, बहुत डिबेट है। मतलब ये तुम समझ लो कि मैं थोड़ा सा रुक के समझा देता हूं। गोधन शब्द का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से लोगों ने किया है। कोई कहते हैं गोधन है, कोई कहते हैं गोघन है। फॉरगेट इट, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। विवाद सिर्फ इतना है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन रामशरण शर्मा ने कहा कि गोघन शब्द का मतलब है वो अतिथि जिसे गोमांस परोसा जाता था, यानी भोजन में जिसे गोमांस दिया जाता था। अब एक दूसरा खेमा भी हिंदुस्तान में विचारकों का है कि जो गौ पूजक है और ये कहता है कि गाय की पूजा की संस्कृति हमने वेद से ही सीखा है। तो वेद से यदि हमने गाय की पूजा की संस्कृति सीखा है, कहने वाले लोगों के बीच तुम ये वाला फैक्ट दे दोगे कि अरे वैदिक लोग भी तो गाय मांस खाते थे, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को लेकर क्या हुआ कि गोघन शब्द ही अपने आप में हिस्टोरियंस के बीच में खूब डिबेट का हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है कि गोघन शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। हो सकता है कि गोघन शब्द के मीनिंग पर क्वेश्चन आ दे, अतिथि लिखा रहे तो मार देना। अब चर्चा के लायक जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहता है गोघन माने गौमांस खाने वाला अतिथि, और राइटिस्ट कहता है कि हम तो गौ पूजक थे। गाय को ऋग्वेद में अहन्या कहा गया है। गाय को मारने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जाता था। गाय से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। इसी विवाद के कारण क्या हुआ कि एक प्रोफेसर हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे भी प्रोफेसर थे। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारे प्रोफेसर थे डीएन झा। रामशरण शर्मा भी मेरे टीचर रहे थे और डीएन झा भी मेरे टीचर थे। तो डीएन झा साहब को
एक बार टेलीविजन पर बुलाया गया डिबेट में, और उनके साथ में अरुण शौरी थे विपक्ष में, और डिबेट चलने लगा। डीएन झा साहब ने नेशनल टीवी पर कहा कि ऋग्वेद के लोग गौमांस खाते थे। इस बात से दक्षिणपंथी लोग इतने नाराज हो गए कि उनके घर पे हमला कर दिए, उनकी पिटाई हो गई, उनका हाथ टूट गया। कुछ समय के लिए वो दिल्ली छोड़कर चले गए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं इस मामले में प्रोफेसर डीएन झा के मत से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी सहमत नहीं हूं कि जिनसे आप सहमत नहीं होते हैं उनके घरों पे हमला कर देते हैं, उनके घरों में आग लगा देते हैं, उनकी मार पिटाई शुरू कर देते हैं। आप जब यही सब करने लगिएगा तो फिर आपके और पाकिस्तान के बीच का अंतर ही खत्म हो जाएगा। असहमत लोगों की बातों को काटा जा सकता है और असहमत लोगों को अलग थलग किया जा सकता है। असहमत लोगों से हम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में रिसर्च करके अपनी बात को दुनिया तक, लोगों तक पहुंचा के उनकी बात को माइनॉरिटी की बात, माने मुट्ठी भर लोगों की बात के रूप में तब्दील की जा सकती है। लेकिन आई डोंट बिलीव कि आप जाएं और किसी के घर पे पत्थर मारें, किसी घर में आग लगा दें, किसी का हाथ तोड़ दें, ये आपके लिए ठीक नहीं। ठीक है। अब मैं गोधूली के लिए, संध्या के प्रहर को गोधूली कहते हैं, संध्या प्रहर को गोधूली कहते हैं, इवनिंग, संध्या प्रहर को गोधूली कहा जाता है। अभी भी आप लोग गांव देहात के यदि कोई होंगे तो आप सुने होंगे कि गोधूली माने शाम के प्रहर को गोधूली कहते हैं। आप लोग हो सकता है ये शब्द सुने भी होंगे। हाँ, सायंकाल, बिल्कुल सही लिखा है। अनिकेत नहीं, रजनीश ने लिखा। अरे मेरा हम नाम भी यहां पर है, तो अब गोधूली गोधूली क्यों कर रहे हो? सर लास्ट ईयर गुजर गए डीएन झा। हाँ, डीएन झा साहब लास्ट ईयर गुजर गए। और फिर मैंने कहा कि चूंकि मेरे गुरु थे, मैं तो गया था उनकी अंत्येष्टि में, और मैं विचारों से सहमत नहीं था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता था। गुरु तो हैं, गुरु हैं तो इज्जत तो करेंगे ही ना। विचार से असहमति अपनी जगह पर है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके सारे विचारों से असहमत हूँ। बहुत सारी बात उन्होंने बहुत गहन अध्ययन के आधार पर कहा है, मैं उसका लाभ उठाया हूँ, विद्यार्थी हूँ उनका। आगे बढ़ते। लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या है, इसकी चर्चा इस क्लास में तो अभी नहीं करूंगा बेटा। इस क्लास में उसकी चर्चा अलाउड नहीं है। मतलब अलाउड नहीं का मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्यों बोलूं। अब उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल कालीन अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था की बात लेकर देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। पॉइंट मेरे साथ नोट करते जाइएगा, मैं नोट कराता जाता हूं। दुहिता माने बेटी, दुहिता माने दूध दुहने वाली बेटी। दुहिता शब्द का मतलब होता है बेटी। बेटी के लिए दुहिता शब्द का इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो दूध दूहती थी। दुहिता बेटी को कहा जाता है। इधर ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था की ओर चल रहे हैं। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था में जो जो पॉइंट्स मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं आप लिखते जाओ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला युग है। गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना आदि कई फसलों का उल्लेख कई फसलों का उल्लेख होता है।
एक रिमार्केबल बात यह कि गेहूं, चावल और गन्ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछने के लायक प्रश्न है गन्ना। गन्ना का उपयोग होता है। दूसरी बात है कि चावल के लिए कुछ शब्द है जो आपको पूछा जा सकता है। गेहूं के लिए बहुत आसान शब्द है गोधूम। गोधूम, गोधूम माने गेहूं। तो हो सकता है कि आराम से आप गेस भी कर लेंगे, गेहूं के लिए गोधूम, गोधूम के लिए गेहूं। चावल वाले में थोड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रीही। ब्रीही, ब्रीही माने चावल। क्वेश्चन ही ऐसा दे देता है, शब्द दे देगा, कहेगा इसका मीनिंग बताइए। शब्द दे देगा, मीनिंग बताइए। यदि शब्दों का मीनिंग आपको याद नहीं है तो आपकी सारी तैयारी निरर्थक हो जाएगी। तो आपको इस शब्द का अर्थ कहना पड़ेगा। तो गोधूम माने गेहूं, ब्रीही माने चावल। इसके बाद फिर इस दौर में कई बैलों के द्वारा, कई बैलों के द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख हुआ है। कई बैलों के द्वारा जोते जाने वाले हलों का उपयोग हुआ है। यहां पर समझिएगा पॉइंट कि कई बैल के द्वारा हल कैसे जोता जाएगा। मतलब हम लोग जो गांव देहात में हल देखें उसमें दो बैल मिलके हल जोतता है, दो ही बैल का हल हम लोगों ने जोतते हुए देखा है। लेकिन ऋग्वेद, सॉरी, उत्तर वैदिक साहित्य को पढ़िएगा, शतपथ ब्राह्मण वगैरह को पढ़िएगा, तो उसमें कहा गया है 24-24 बैलों के द्वारा जोते जाने वाला हल। ऐसा लगता है कि कोई सिंबॉलिक बात कही जा रही है, ऐसा लगता है कि कोई ईश्वरीय कृपा की बात कही जा रही है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये बात देखते हैं कि इस दौर में हल का उपयोग बराबर हो रहा है। हल के ऊपर अगला फैक्ट जो बोलने जा रहा हूं वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि लांगल और सिर, ये दो शब्द है। लांगल और सिर ये दो शब्द है। इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग है हल। दोनों का मीनिंग है हल। लांगल और सिर दो शब्द हैं, दोनों का मीनिंग है हल। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लांगल, और 4 शब्द दे देंगे, कहेंगे किसका जो उपयुक्त अर्थ है वो बताइए। अब क्या एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण होता है? सारे शब्दों का अर्थ याद किया जाए? सारे शब्दों का अर्थ याद करना जरूरी नहीं है। मैं जो कुछ गिने चुने शब्द लाया हूं वो छांट के लाया हूं, छांट के लाया हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप यदि पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसे ऐसे शब्द बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बल्कि आजकल तो बच्चे इस शब्दों से ही ज्यादा परेशान हैं। तो मैं उन शब्दों का लिस्ट आपके सामने में लगातार लेते आ रहा हूं। अब ये सोचिए कि ये हल के लिए ये जो 2 शब्द हैं इसकी महत्ता क्या है भाई। तो मैं आपको छोटी सी कहानी समझाता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। क्या हुआ कि ऋग्वेद में तो खेती है ही नहीं, और ऋग्वेद में हल का भी ज्यादा उपयोग नहीं है। उत्तर वैदिक काल में खेती खूब हो रही है। तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्य लोग जो मूलतः पशुपालक थे वो उसी क्षेत्र के अनार्यों के संपर्क में गए, और अनार्य लोग खेती करना जानते थे, वो लोग हल का उपयोग करते थे। तो अनार्यों के संपर्क में जाने के कारण उन्हीं का एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया।
और जब उनके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी हल को अडॉप्ट किया तो उसका नाम भी उन्होंने सेम ही रख दिया। लांगल शब्द आर्य भाषा समूह का शब्द नहीं है। आर्य भाषा समूह का मतलब क्या है? आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा कि आर्य शब्द का मीनिंग क्या है, तो आर्य शब्द का दो मीनिंग प्रचलित है। एक है आर्य एक विशेष भाषा समूह के लोग थे, एक विशेष भाषा परिवार के लोग थे। उसी भाषा परिवार से संस्कृत का जन्म हुआ है। आर्य कौन है? एक विशेष भाषा परिवार के लोग जिससे कि संस्कृत का जन्म हुआ है, जिस भाषा में कि वैदिक साहित्य की रचना हुई है। इस वैदिक साहित्य की रचना जिस संस्कृत भाषा में हुई है, उस संस्कृत भाषा में लांगल शब्द था ही नहीं, शिर शब्द था ही नहीं। लांगल और शिर शब्द संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है। कौन से भाषा के शब्द हैं? तो अनार्यों की भाषा के शब्द हैं। और डिटेल में जाएंगे तो मुंडा भाषा परिवार के शब्द हैं। तो मुंडा भाषा परिवार का शब्द क्यों ले लिया आर्यों ने भाई? तो इसका मतलब है कि आर्यों ने एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी अनार्यों के साथ संपर्क के रास्ते उनसे प्रभावित होकर उनसे सीखते हुए अपनाया, तो उन्हीं के शब्द को भी ले लिया। जैसे कि हम लोग क्रिकेट की बात करके देखें, क्रिकेट को हम क्रिकेट ही तो कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट हमने अंग्रेजों के संपर्क में जाकर सीखा और अपनाया, तो हम क्रिकेट को क्रिकेट ही कहते हैं। अब कोई आदमी यदि फितूर वाला होता है तो ट्रांसलेशन करने लगता है, तो क्रिकेट का ट्रांसलेशन कर देता है लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ कर मार प्रतियोगिता। लंब दंड मने बैट, गोल पिंड मने बॉल, लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ कर मार प्रतियोगिता। ये तो बेमतलब की बात हो गई। हम स्टेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजों से स्टेशन लिया हमने स्टेशन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब कई लोग लौह सकट धूम्र क्या क्या बोलते हैं, विश्राम स्थल, तो धूम्र विश्राम स्थल ये सब बेकार की बात है। लौह पथगामिनी रेलवे के लिए, तो ये सब बेकार की बात है। हम लोग रेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम स्टेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। वी डू नॉट मूव टुवर्ड्स दैट। लोग टाई शब्द का भी ट्रांसलेशन कर दिया। टाई का मतलब होता है कंठ लंगोट। टाई का मतलब कंठ लंगोट, इसका क्या मतलब है? बिना मतलब का हुआ कि नहीं मैं तो भाई शुद्ध हिंदी बोलूंगा, तो कंठ लंगोट बताने की जरूरत नहीं है, टाई को टाई बोलो। जैसे कि हमारे उत्तर वैदिक काल के विद्वान साहित्यकारों ने, विद्वान महर्षि ऋषि मुनियों ने लांगल शब्द ले लिया मुंडा से, सिर शब्द ले लिया मुंडा से। लांगल और सिर का मतलब क्या है? हल। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि यह शब्द क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने इसके ऊपर कई कई पेज खर्च किए हैं। मैं जब पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारी एक प्रोफेसर हुआ करती थी, प्रोफेसर कुमकुम रॉय। कुमकुम रॉय ने तो लांगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, 12 पेज का एक आर्टिकल कुमकुम रॉय का लांगल के ऊपर ही है। इसीलिए विद्वानों में जब चर्चा होती है ना, तो ये क्वेश्चन का बेस बन जाता है। ठीक है। अब एग्रीकल्चर की कहानी तो अपनी हो गई। एग्रीकल्चर की कहानी के बाद फिर हम क्या देखते हैं कि इस दौर का मृदभान क्या है। मृदभान क्या है? तो PGW मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इधर भी नहीं जाऊंगा, बता भी रखा है, दिखा भी रखा है। ऋग्वेद कालीन आर्यों का मतलब क्या है? आर्य का मतलब तो मैंने कहा ना बेटा, दो शब्द आर्य का मीनिंग 2 बार आज तक क्वेश्चन आया है, एक बार यूपीएससी में, एक बार राजस्थान पीसीएस में। आर्य शब्द का मीनिंग क्या है? 2 बार ही क्वेश्चन आया है आज तक एग्जाम में, चाहे जिस भी एग्जाम में जाकर देख लो। यूपीएससी वाले में ऑप्शन दिया गया है, आर्य शब्द का मीनिंग क्या है? तो आर्य एक नस्ल को रिप्रेजेंट करता है, तो आर्य एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्वेश्चन बता देता हूं, आर्य का मीनिंग क्या है, और दिया है नस्ल,
क्षेत्र, वंश और भाषा परिवार। भाषा परिवार, आपको बेहिचक इसे भाषा परिवार के रूप में चुन लेना चाहिए। और जब यह पूछा है यूपीएससी ने, और जब आप राजस्थान पीसीएस की ओर जाएंगे, जब आप राजस्थान पीसीएस की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें पूछा है आर्य शब्द का मतलब क्या है। तो इसमें यह वाला ऑप्शन नहीं दिया है, उसमें दे दिया है शासक, महान, वर्ण, और इनमें से एक को चुनना है। शासक है वो कि महान शब्द के लिए आर्य का उपयोग हुआ है या कि वर्ण के संदर्भ में इसका उपयोग हुआ है। यानी कि देखो कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन इस प्रश्न के उत्तर में होगा महान। आप जब बार बार सुनते हैं हे आर्यपुत्र, तो इसका मतलब है कि तुम नैतिक हो, तुम सदाचारी हो, तुम महान हो, तुम आदर्श हो। इस संदर्भ में आर्य शब्द का उपयोग भी हुआ है। तो यहां पर संदर्भ के आधार पर मीनिंग निकाला जाएगा। आर्य माने महान, और दूसरा इधर आर्य का मतलब भाषा परिवार के लोग। दोनों आपको यदि देगा तो कोई एक चुनने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि दोनों रहेगा ऑप्शन में और कहेगा कि कोई एक चुनो। दोनों ऑप्शन में रहेगा और कहेगा एक चुनो। ऐसा क्वेश्चन कमीशन वाले नहीं देंगे, क्योंकि जहां विवाद होता है वहां पर क्वेश्चन नहीं बनता है। और यदि क्वेश्चन बनाना होगा तो वह ऐसा ऑप्शन दे देंगे कि तुम दोनों को चुन सकोगे कि आर्य शब्द का मीनिंग क्या है, ए बी, बी सी, ऐसे करके। तो जिसमें कि एक भाषा परिवार के अर्थ में भी इसका उपयोग होता है और श्रेष्ठ के अर्थ में भी इसका उपयोग होता है। आर्य माने श्रेष्ठ, समझ गए? श्रेष्ठ, महान, जो भी कह दो। कुल मिलाकर आपको आर्य शब्द के अर्थ के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को इसके आगे ले चलता हूं। मृदभांड इस काल का कौन सा है? पीजीडब्ल्यू। और इसके बाद इस काल का एक फैक्ट जो बहुत उपयोगी है कि पहली बार इसी काल में लोहे का उपयोग आरंभ हुआ। लोहे का उपयोग आरंभ हुआ। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ आयरन बिगन इन दिस पीरियड। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ आयरन बिगन इन दिस पीरियड। पहली बार इस काल में लोहे का उपयोग शुरू हुआ। फिर यहां पर थोड़ा और फैक्ट लिखो कि लोहे का उपयोग युद्धक उपकरणों के लिए ही हुआ था। माने वॉर के लिए बनाए जाने वाले टूल्स जैसे भाला, बर्छा, कटार, तलवार, इन सब चीजों के लिए ही लोहे का उपयोग हो रहा था। इसमें स्पेशली ध्यान रखना है, नॉट फॉर एग्रीकल्चरल टूल्स। नॉट फॉर एग्रीकल्चरल टूल्स। एग्रीकल्चरल टूल्स का उपयोग नहीं हो रहा था। यानी उत्तर वैदिक काल के दौर में लोहे का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन लोहे का उपयोग करके लोग क्या बना रहे हैं? तो
राजा के सिपाहियों के लिए हथियार, ऐसे सामान्य भाषा में समझिए। अभी आम आदमी, किसान वगैरह अपने इस्तेमाल के लिए इस दौर में हथियारों का या इस दौर में लोहे के उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि फाल, हसिया, हथौड़ा, कुदाल, इन सब का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है। लोहे के उपकरण के रूप में इनका उपयोग अभी नहीं हुआ है। सर इसके PYQ भी लाइए। देखो भाई, PYQ वाली बात तुम्हारी सही है। अब असल कहानी क्या है कि मेरा अपना भी YouTube का एक चैनल है। मैं उस YouTube के चैनल के ऊपर तो प्लान कर रहा हूं कि एक PYQ का प्लान मैं लाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके पीछे के समय में पढ़े हुए हैं। उन लोगों का PT का एग्ज़ाम नज़दीक है, उन लोगों का अपना आग्रह है कि PYQ का एक प्लान शुरू कर दीजिए। तो मैं एक PYQ के बारे में प्लान कर रहा हूं, लेकिन दैट विल बी फ्री एंड दैट विल बी फॉर दैट विल बी ऑन यूट्यूब एंड दैट विल बी ऑन माय चैनल। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं वो अपने चैनल के ऊपर PYQ कराऊंगा। कब कराऊंगा? तो 3-4-5 दिनों का टाइम लूंगा, 3 दिन 4 दिन का टाइम लूंगा। 3-4 दिनों के बाद मैं शुरू कर दूंगा। आधे घंटे का टाइम मैं डेली कराऊंगा। हाँ, हट जाता बेटा, हट जाए। आगे बढ़ो। तो पहली बात, इसी काल में लोहे का उपयोग किया। लोहे का उपयोग युद्धक उपकरण के लिए किया गया था, नॉट फॉर एग्रीकल्चरल टूल्स। ये समझ गए। इसके बाद फिर अगला है कि लोहा को गलाने की भट्टी, लोहा को गलाने की भट्टी सुनेरी में मिली है। सुनेरी में मिली है। मतलब अयस्क के रूप में लोहा प्राप्त होता है, और उसको जब आप 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गलाते हैं तब जाकर आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो लोहा को गलाने के लिए भट्टी का निर्माण करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और इसकी एक भट्टी मिली है हमको सुनेरी से। बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो उत्तर वैदिक काल के इकोनॉमी के बारे में मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी समझ बन चुकी है। यहां भी व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के रास्ते ही होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत ही वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत ही व्यापार होता था। यहां पर एक शब्द आपको मिलेगा, निष्क, निष्क और शतमान। ये शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर इतिहासकारों ने खूब चर्चा किया है कि निष्क का मीनिंग क्या है, शतमान का मीनिंग क्या है। तो शतमान के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि ये विनिमय का साधन है। ये विनिमय का साधन है, एक्सचेंज का माध्यम है। और निष्क का जो है वह अलंकरण है। अलंकरण, अलंकरण माने ज्वेलरी, ज्वेलरी है। निष्क माने अलंकरण, ज्वेलरी। पितास्वर उपनिषद में आया है कि रुद्र के गले में निष्क है। रुद्र के गले में निष्क है माने वो एक गले में हार पहने हुए, इस तरीके से चर्चा होती है। कुल मिलाकर देखो तो उत्तर वैदिक कालीन इकोनॉमी का भी अध्ययन हमने कर लिया। इस इकोनॉमी की चर्चा के बाद अब हम लोगों को मूव कर जाना चाहिए समाज की ओर। समाज
समाज में इधर देखें, पहले ही पैटर्न पर ध्यान दो, ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज। अपनी पढ़ाई ऐसे ही होगी। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज की बात यदि करें बेटा, अभी यूट्यूब के चैनल की बात बाद में करेंगे, अभी पहले अपना काम कर ले। वो सब तो हम भी हैं, तुम भी हो। कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, यही हैं, तुम भी यही हैं, हम भी यही हो, तुम भी। अभी तो तब तक की यात्रा साथ रहेगी दोस्त, जब तक कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और तुम लोगों का शुरुआती दौर में मेरे साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें तुमको लगता होगा कि सर पता नहीं खरूस टाइप के हैं, बीच बीच में कुछ डांट वाट देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्त। मैं इस मॉरल अथॉरिटी के साथ ही क्लास में आता हूं कि मेरा बच्चा है, मैं इसको कुछ बोल सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि यदि तुमने भी अपने शिक्षक को अपने बारे में कुछ बोलने का हक ही नहीं दिया, तो फिर तुम अपने साथ भी कुछ गलत करोगे। तो इसलिए मेरे पास ये मॉरल अथॉरिटी मैं लेकर आता हूं कि मैं शिक्षक हूं, मैं अपने बच्चों के बीच में जा रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनका भाग्य बनाना है, मुझे उनका जीवन संवारना है, मुझे मिट्टी को घड़ा बनाना है, मुझे पत्थर को मूर्ति बनाना है। मैं पत्थर को मूर्ति बनाऊंगा तो उसके लिए मेरे हाथ में हथौड़े भी होंगे, मेरे हाथ में छेनी भी होगा, मैं हथौड़े और छेनी चलाऊंगा भी। और ध्यान रखना, पत्थर में मूर्ति होती है, मूर्तिकार ही उसे तराशता है। हर पत्थर पूजनीय नहीं है, क्योंकि जब पत्थर छेनी और हथौड़े की मार सहने से मना कर देता है तो वह मूर्ति नहीं बन पाता है। मूर्ति इसलिए पूजनीय नहीं है सिर्फ क्योंकि उसमें देवता का वास होता है। मूर्ति इसलिए पूजनीय है क्योंकि उसने तरासे जाने का दर्द सहा है। मैं तुमको पत्थर से मूर्ति बनाने में रुचि लेता हूं, और तरासे जाने का दर्द भी तुमको सहना पड़ेगा। तुम तरासे जाने का दर्द सहने के लिए तैयार रहो। मुझे फिर अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से मालूम है। मैं तुमको आदरणीय बनाना चाहता हूं, मैं तुमको आदरणीय बनाना चाहता हूं। तुम्हारी आदरणीयता ही मेरी आदरणीयता का आधार होगा। मैं उतना ही आदरणीय हूं जितना कि तुम आदरणीय हो। इसलिए तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए अपमान का कोई भाव रख सकता हूं। तुम्हारे लिए अपमान का नहीं, तुम्हारे लिए अनंत सम्मान का भाव रखता हूं, इस तरीके का कि तुमको दुनिया आदर दे। तुम जब जुबान खोलो तो लोगों को कलम खोलने की जरूरत पड़ जाए कि अरे इतने विद्वान, इतने समझदार, इतने ज्ञानी व्यक्ति ने कुछ बोला है, लिख लेते हैं, कहीं काम आएगा। मैं ये चाहता हूं तुम्हारे लिए। और तुम्हारी आदरणीयता मेरे रास्ते से तब जाके संवरेगी जबकि मैं तुमसे प्रेम करूंगा। और प्रेम के लिए अपने बड़ों को, चाहे पिता हो, माता हो, गुरु हो, उनको प्रेम करने का हक कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ सके, वो तुम्हारे पांव को गलत दिशा में जाते हुए रोक सकें, वो तुम्हें टोक सकें। यदि उनके रोकने, उनके टोकने आदि आदि को लेकर तुम लोग दुखी होने लगोगे, तो फिर शिक्षक और सिपाही में तो यही अंतर होता है बेटा। मैं सिपाही तो हूं नहीं, मैं कोई फौजी अधिकारी थोड़े ना हूं कि मैं किसी का कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अरे मैं तो किसी दिन किसी बच्चे को कुछ बोल भी दूंगा तो उसके बाद भी ऐसा संभव ही नहीं है यार कि मैं कभी किसी बच्चे को बोलूंगा कि इनको निकाल दीजिए क्लास से। ये सब नहीं होता है, आज तक कभी किसी को ना निकाला हूं। तो तब उस समय बोल देता तो बोल देता आदमी, टीचर है, टीचर तो बोल दिया। बच्चा को कभी टीचर की बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। मन ही मन एक बार गले लग लो, हो गया काम खत्म। मान लो कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम आए हमारे गले लग गए, काम खत्म। तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम और आदर, मेरे लिए तुम्हारे प्रति, मेरे मन में तुम्हारे प्रति शुद्ध प्रेम और तुम्हारे लिए जिम्मेदारी, प्रेम दोनों का एक दूसरे के प्रति और
तुम्हारे मन में मेरे लिए आदर और मेरे मन में तुम्हारे लिए जिम्मेदारी, ये दोनों हो जाए तो शुभ हो जाए। शुभ होगा तो मंगल होगा, मंगल होगा तो यूपीएससी का दंगल भी हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। और यही करना है हम लोगों को। इसलिए ये सब चीज आज के बाद कभी मन में नहीं सोचना कि अरे सर ने तो क्या बोल दिया। सर ही ने तो बोला है, सर कौन सा पराये हैं, अपने ही तो हैं। और मैंने किसको बोला, अपने बच्चों को ही तो बोला। बच्चों को बोलने के बाद फिर अगले ही मिनट में जो भूल जाए वही शिक्षक, और अगले ही मिनट में जो भूल जाए वही विद्यार्थी। समझ गए? और जिसको मन में रह जाए वो शिक्षक शिक्षक नहीं, और वो विद्यार्थी फिर विद्यार्थी नहीं हो पाता। हम और तुम इस तरह से संबंध बनाएंगे। मैंने क्या बोला, तुमने क्या बोला, दैट्स इज एब्सोल्युटली अ रबिश काइंड ऑफ थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि पढ़ाई के लिए क्या बोला, और हम अपने सपने को साकार करने के लिए इस शिक्षक का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरा शिक्षक मेरे सपने को साकार करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग एल्स इज नथिंग। गेट इट, कम टू द पॉइंट। तो समाज की बात यदि करो तो समाज में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के समाज के पॉइंट्स लिख रहा हूं, तुम भी पॉइंट लिखते चलना। नंबर 1 कि ऋग्वेद का समाज खानाबदोश था। खानाबदोश, ग्रामीण, सामुदायिक, समानता, पर आधारित, समानता पर आधारित, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख, महिलाओं की अच्छी दशा, महिलाओं की अच्छी दशा, उसके बाद आर्यों एवं अनार्यों, आर्यों एवं अनार्यों के बीच, आर्यों एवं अनार्यों के बीच संघर्ष और मेल मिलाप, मेल मिलाप। इतने बिंदु हैं जिनको लेकर हमें ऋग्वेद के समाज को लेकर पढ़ाई करना है। इतने बिंदुओं को लेकर हम ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो
इस विषय को लेकर समझना किसी के लिए कोई मुश्किल चीज तो नहीं होना चाहिए। समझते जाओ, काम खत्म हो जाता है कि, और इसमें लिखना भी नहीं है, बस इतना ही कि जिसका समाज पशुपालक होगा उसका समाज खानाबदोश तो होगा ही ना। पशु चराने के लिए तुम एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हो, एक जगह तुम टिके, वहां तुम्हारे पशु ने आसपास के चारा को खा लिया, चारा खत्म हो गया। जब चारा खत्म हो गया तुम बेचारा हो गए, तुम बेचारा हो जाओगे तो तुमका मतलब तुम्हारे पशु बेचारा हो जाएंगे, तो फिर तुम अब उनको दूसरे क्षेत्रों में लेके जाओगे ताकि वहां का चारा वो खा सकें। जब एग्रीकल्चर होता है तो फिर बेचारा नहीं होंगे, क्योंकि तब खेती के फसल से ही पशुओं को भी चारा मिल जाता है। लेकिन अभी चूंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है, पशुपालन का इकोनॉमी है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और इसीलिए खाना बदोश होते हैं। अब देखो कि जब ये लोग खाना बदोश होते हैं तो इनसे पूछो कि इनका जो इनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस पर आधारित होता है, इनकी पहचान का आधार क्या है, पहचान का आधार क्या है। कल भी मैंने बताया है, पहचान का आधार क्या है। ऋग वैदिक काल में लोगों की पहचान का आधार क्या है, तुम बताओ मुझे। मैंने कल ही बताया है आप लोगों को, मैंने कल ही आप लोगों को बताया है, आप लोग मुझे बताएं। एक मिनट में क्लास लेके आता हूं। तुम बताओ। आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। अरे बेटा मैं सब दिन अच्छे मूड में ही रहूंगा, क्या बात करते हो तुम लोग यार। कहता आज अच्छे मूड में लग रहे हैं, मैं सब दिन अच्छे मूड में रहूंगा। और गुस्से में मैं रहता ही नहीं, मैं तो अपने बच्चों से प्यार के मूड में रहता हूं, और प्यार के मूड में रहता हूं तो उनको समझाता हूं। समझाने के लिए कभी कभी थोड़ी घुड़की उड़की चलती है कि गुस्सा बच्चों से कभी नहीं। मैं तुमको एक बात बताता हूं कि चलो रहने दो, वो सब बात बेकार है, बाद में कभी। मैं बस इतनी बात बोलता हूं कि उन लोगों को हम किस आधार पे पहचानते हैं, उनकी पहचान का आधार क्या था, उनकी आइडेंटिटी का बेस क्या था। तो जन, जन का मतलब होता है कबीला, कबीला, जन का मतलब कबीला। जन के आधार पर ही क्यों पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो किसी एक जगह पे टिक के रहते नहीं, खाना बदोश हैं। तो खाना बदोश होने और जन के आधार पर पहचाने जाने के बीच के अंतर संबंध को आपने समझ लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखो कि तुम खुद ही अनुमान लगा लो कि जो समाज पशुपालन पर आधारित रहेगा वो ग्रामीण होगा या कि शहरी होगा। ग्रामीण ही हो सकता है, वो नगरीय कहां से होगा भला। नगर तभी बनता है जबकि कोई सोसाइटी इंडस्ट्री और ट्रेड आदि बड़े पैमाने पर करने लगे। समाज का एक बड़ा तबका खेती छोड़ के उद्योग व्यापार और अन्य सेवा कार्य संस्कृति राजनीति प्रशासन में लगने लगे, तब जाकर नगर बनता है। इस दौर में अभी समाज कैसा है, ग्रामीण। अब तुम खुद अगला बात देखो कि जो समाज खाना बदोश होगा वह एक साथ मिलजुल के रहने के लिए बाध्य होता है कि नहीं। एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, नए नए क्षेत्रों में जाओगे, वहां की प्रकृति कैसी होगी पता नहीं, वहां के पशु कैसे हमलावर हो सकते हैं पता नहीं, वहां के लोग आसपास में तुम्हारे लिए किस तरह से हमलावर हो सकते हैं पता नहीं। तो खतरे बहुत हैं जीवन में। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए तुम्हें सामुदायिक होकर रहना पड़ेगा। सामुदायिक होकर रहते थे। सामुदायिक होकर रहने के बाद अगला मुद्दा है कि जब तुम समाज के अंदर
कम्युनिटेरियन लाइफ जीना चाहते हो, सामुदायिक जीवन जीना चाहते हो, मिलजुल के रहना चाहते हो, तो तुम खुद सोचो कि मिलजुल कर क्या कोई समाज रह सकता है? यदि समाज के अंदर मुट्ठी भर लोगों के अंदर ये गुरूर आ जाए, ये गुमान आ जाए कि मैं बड़ा और तुम छोटे, जब किसी के अंदर ये गुरूर आने लगे, ये गुमान आने लगे कि मैं बड़ा हो गया, तुम छोटे हो गए, तो जिसको तुम आज छोटे कहोगे ना, वो तुम्हारे संकट के समय में तुम्हारा साथ नहीं देगा, और नतीजा क्या निकलेगा कि तुम विनष्ट हो जाओगे। तो जो समाज अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी समृद्धि के लिए, सामुदायिक रहने के लिए विवश है, उस समाज के अंदर बड़े और छोटे का बोध यदि आ जाएगा तो वो समाज सामुदायिक रह ही नहीं पाएगा। तो ऋग्वेद काल के समाज के बारे में ध्यान दो तो कैसा समाज था? ज्यादातर सामाजिक लोग जो थे वो समान थे, एक दूसरे के बराबर होते थे एक दूसरे के, और यहां अमीर गरीब भी ज्यादा नहीं होते थे, क्योंकि पशुपालक आधारित इकोनॉमी था। सब लोग मिलकर, कबीले के जितने भी लोग थे सब मिलकर एक साथ पशु चराने जाते थे, और कभी कभी सब मिलके किसी दूसरे कबीले पर हमले कर देते थे और उनका पशु लूट के ले आते थे। और जब पशु लूटने जाते थे तो सब मिलके जाते थे और लूट के लाते थे, और कबीले के सरदार के सामने सारे पशुओं को सुपुर्द कर देते थे, और सरदार सारे पशु सबके बीच में बराबरी से बांट देते थे। जब लूट कर लाए और सब के बीच में बराबरी से ही पशुओं का बंटवारा हो गया, तो कौन अमीर कौन गरीब, सब बराबर ही बराबर है। हो सकता है किसी की गैया ने एक बच्चा ज्यादा दे दिया हो, किसी की बकरी ने एक बच्चा ज्यादा दे दिया हो, इससे कहां कोई अमीर हो जाएगा कोई गरीब हो जाएगा। मोटे तौर पर सब एक बराबर थे, आसपास के ही सब थे, इसलिए कोई अमीर कोई गरीब का मामला यहां नहीं है। चलिए, उसके बाद अगला मुद्दा क्या है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। अब मैं आपको इसके अगले स्तर तक ले जा रहा हूं कि जब तुम ऋग्वेद में जाओगे तो सामान्यतया तो तुमको समाज समतावादी नजर आएगा, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समाज के अंदर आर्थिक विकास होता जाएगा, जैसे जैसे समाज के अंदर राजनीतिक विकास होता जाएगा, वैसे वैसे समाज के लोगों को वर्क स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। वर्क स्पेशलाइजेशन, कार्य विशेषीकरण। वर्क स्पेशलाइजेशन की जब जरूरत पड़ती है, उस वर्क स्पेशलाइजेशन के तहत क्या बात होती? अभी सुनना, अभी लिखना नहीं, मैं आगे लिखाऊंगा, अभी सिर्फ सुनना। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वैसे 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 वर्क स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और स्पेशलाइजेशन के तहत क्या होता है कि भारत के अंदर इसी क्रम में वर्ण व्यवस्था आ गई कि धर्म का काम, शिक्षा का काम ब्राह्मण करेगा, राजनीति, प्रशासन, सेना, सुरक्षा आदि का काम क्षत्रिय करेगा, एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार आदि का काम वैश्य करेगा, और सेवा का कार्य शूद्र करेगा। ये विचार कहां आया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से अध्याय में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के कौन से उप अध्याय में? तो पुरुष सूक्त में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वेद के अंदर आया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया है, 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में आया है। अब इससे संबंधित फैक्ट को आप लिखो। पहली बार वर्ण व्यवस्था, पहली बार वर्ण व्यवस्था को
प्रजापति के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताया गया। पहली बार वर्ण व्यवस्था को प्रजापति के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताया गया। अब प्रजापति कौन है? तो प्रजापति का मतलब समझिए कि 10वें मंडल में जो सबसे महान देवता हैं उनको कहा गया है। वो देवता जो इस सृष्टि का संचालक है, वो देवता जो सब कुछ जन्म दिया है, जिसने सबका सृजन किया है, उस प्रजापति को वर्ण की व्यवस्था का भी जन्मदाता कहा गया है। और ये कहा गया कि प्रजापति के शरीर के मुख से ब्राह्मण, वक्ष से माने छाती से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पांव से शूद्र, ये पैदा हुए। पांव से शूद्र पैदा हुए। उसके बाद फिर क्या है, ये फैक्ट जरूर लिखना, यही इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा हूं, ये जरूर लिख लेना। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कर्म के चयन का अधिकार था। अपनी इच्छा अनुसार कर्म के चयन का अधिकार था। और मैं इसी पॉइंट को आगे यहीं पर लिख रहा हूं, पेज बदलना नहीं चाह रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सहूलियत रहे, क्योंकि आधा हिस्सा यहां है। अपनी इच्छा अनुसार कर्म के चयन का अधिकार था और कर्म के आधार पर उनका वर्ण बनता था। कर्म के आधार पर उनका वर्ण बनता था। कर्म के आधार पर उनका वर्ण बनता था। एक परिवार में अनेक वर्ण हो सकते थे। एक परिवार में अनेक वर्ण के लोग हो सकते थे। ठीक है।
एक ही परिवार में अनेक वर्ण या एक ही परिवार में अनेक वर्ण के लोग हो सकते थे। आपने इतना लिख लिया है, अब मैं इसे समझाता हूं, आप लोग लिखना बंद कर दो। जितना लिख लिए हो उसके आगे मैं समझाता हूं, आप लोग लिखना बंद कर दो। तो कहानी यह है कि जब ऋग्वैदिक काल का वर्ण सिस्टम आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था आ गई, तो क्योंकि यह वर्क स्पेशलाइजेशन के लिए आई है, तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से व्यक्ति के अपने वर्ग के चयन में किसी पाबंदी का मामला इसमें नहीं बनता। तुम कौन सा काम करना चाहते हो यह तुम्हारी मर्जी से तय होगा। यह नहीं है कि जन्म से ही तुम्हारा कोई वर्ण असाइंड हो गया है। तुम अपनी मर्जी से अपना कर्म चुनो और तुम्हारे कर्म से तुम्हारा वर्ण होगा। हो सकता है कि एक ही घर के अंदर पिता ने शिक्षा का कर्म चुना तो ब्राह्मण, एक बेटा ने फौज में जाना तय किया तो क्षत्रिय, एक बेटा ने कृषि का काम चुना, उद्योग का काम चुना तो वैश्य, और एक बेटे ने सेवा का काम चुना तो शूद्र। एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग मौजूद हैं, इसीलिए उसमें कोई भेदभाव भी नहीं होता था। और जो आज शूद्र है, कल को यदि उसकी मर्जी हो जाए कि हम चाहते हैं कि हम फौज में चले जाएं, तो फौज में जाना उसे अलाउड था। यह नहीं है कि तुमने एक दफा यदि सेवा का कार्य चुन लिया तो अब तुम फौज में नहीं जा सकते हो। तुम अपनी मर्जी से अपना कर्म चुन सकते हो, तुम्हारी योग्यता रहेगी तो फौज में तुम जा सकते हो। तो ऋग्वेद काल की वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय की आजादी थी और एक ही वर्ण के, एक ही परिवार में अनेक वर्ण के लोग हो सकते थे। ये दोनों फैक्ट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तुम अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक प्रावधान है कि एवरीबॉडी विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष हर कोई व्यक्ति समान होगा। तो क्या यहां वर्ण के आधार पर भेद के लिए कोई स्कोप है? नहीं। उसके बाद देखो आर्टिकल 19 में जाके पढ़ो। आर्टिकल 19 कहता है कि तुमको फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन भी है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है और भेदभाव नहीं होगा, यानी स्वतंत्रता भी है और समानता भी है। तो वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाकर जन्म आधारित होने के नाते भेदभावकारी हो गई और स्वतंत्रता के लिए हननकारी हो गई, उसका समाधान कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में मिलता है। लेकिन ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था ना तो स्वतंत्रता का हनन करती थी न समानता का हनन करती थी, क्योंकि ऋग्वेद काल की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। समझ गए? ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। क्लियर? अब वर्ण व्यवस्था की कहानी हमने आपको बता दिया। वर्ण व्यवस्था के बाद में महिलाओं की दशा की बात करते हैं। वुमन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक एज, वुमन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक काल के दौरान महिलाओं की दशा क्या थी? मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखते रहना। ऋग्वेद काल की महिला की दशा से संबंधित सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या है कि इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना किया था, वैदिक मंत्रों की रचना किया था।
इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना किया था। इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना किया था। उसके बाद फिर इन्होंने युद्ध में भागीदारी किया। फिर गाय दूहने एवं कपड़े बुनने में भूमिका गाय दूहने और कपड़े बुनने में इनकी भूमिका थी। उसके बाद सभा समिति में भागीदारी सभा समिति में भागीदारी थी। इसके बाद फिर कई देवियों की पूजा होती थी। कई देवियों की भी पूजा होती थी। इन 5 बिंदुओं को समझ लो। ऋग्वेद कालीन महिला की दशा के बारे में समझ तुम्हारी साफ हो जाएगी। These 5 points will be good enough. अब ये अमन कुमार कहां चला? ओके बाय। किसको बाय बोल रहा है जी? अभी क्लास छूटा ही नहीं, तुम बाय बोलने लगा हैं? बाय कहां अभी? तो वैदिक मंत्रों की रचना किया है को समझो। वैसे तो आपने सुना है कि वैदिक साहित्य के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये अपौरुषेय है, ऋषियों ने मुनियों ने रचना नहीं किया है, उन्होंने तो ध्वनि तरंग के माध्यम से साउंड वेव के रास्ते से हासिल किया है। लेकिन फिर भी विभिन्न मंत्रों की रचना का श्रेय कई सारे ऋषियों और मुनियों को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वैदिक साहित्य की रचना क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुषों ने किया है? उत्तर है कि नहीं, कुछ महिलाओं ने भी वैदिक मंत्रों की रचना किया है। कुछ महिलाओं ने भी वैदिक मंत्रों की रचना किया है। उसमें से नाम है अपाला, घोषा, विश्वारा, सिकता, अपाला, घोषा, विश्वारा, सिकता, लोपामुद्रा, ये महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम आप 2-3 बार देख लीजिएगा। आपको ऐसे भी नहीं है कि नाम याद रखना है। आपको तो क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें उत्तर में ऑप्शन भी रहेगा ना। ऑप्शन देखकर दिमाग अपने आप रेस्पॉन्ड करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम याद करते रहिए अपाला, घोषा, विश्वारा, सिकता, अपाला, घोषा, विश्वारा, सिकता, पता चला भूल गए भी नर्वस हो गए। जा हम तो भूल जाते हैं। इतिहास है बेवफा, सुबह पढ़ो शाम सफा, शाम पढ़ो सुबह सफा। ये सब चीजें नहीं सोचना है। पीटी में तो एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने और आंसर भी तुम्हारे सामने।
ऑप्शन देख के मार देना है टिक खटाक से, समझ गए। तो अपाला, घोषा, बिस्वारा, सिक्ता, लोपामुद्रा, ये हैं महिलाएं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचनाएं की है। अब तुम हमसे ये पूछो कि सर ये नाम क्यों पढ़ा रहे हो आप, पुरुषों में तो किसी का नाम नहीं पढ़ाया। असल कहानी क्या है कि आगे चलकर जब तुम अगले अध्यायों में जाओगे ना, मौर्य काल के बाद के दौर में, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के दौरान में, तो उस दौर में ब्राह्मणों के जो साहित्य हैं उन साहित्यों में ये बात कह दी गई कि महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति ही नहीं है। वुमेन्स वेर नॉट अलाउड टू रीड द वेदाज। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, वही वेद जिसकी रचना भी महिलाओं ने की है। ये तो गजब का अन्याय है। क्योंकि यहां महिलाओं के साथ में अन्याय किया गया है, तो विद्वान क्या कहते हैं कि यह अन्याय बाद के काल में डेवलप किया गया है ब्राह्मणवादी कुछ विचारकों के द्वारा। उन्होंने अपनी किताबों में यह विधान दे दिया समाज के लोगों को कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा समाज हमेशा ऐसा ही था। हमारा समाज तो ऐसा था कि जिसमें महिलाओं ने वेद के मंत्रों की रचना किया था, पढ़ना तो छोड़ दो। जिसे पढ़ के ब्राह्मण विद्वान अपने आप को विद्वान कहते हैं ना, जिसे पढ़ के अपने आप को वो ऋषि मुनि की संज्ञा देते हैं ना, उन मंत्रों की रचना भी महिलाओं ने की है। ये वाला फैक्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा उन महिलाओं का नाम। जैसे उत्तर वैदिक काल में देखोगे कि दो विदुषी का नाम बड़ी आता है, गार्गी, मैत्रेयी। ये उत्तर वैदिक काल की महिलाएं हैं, ऋग वैदिक काल की नहीं है। उनके नाम पर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, गार्गी कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज। सुना होगा आप लोगों ने, शायद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि गार्गी कॉलेज और मैत्रेयी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो अपाला, घोषा, बिस्वारा, सिक्ता आदि के नाम पर भी कॉलेजेस खुलने चाहिए और खुलेंगे। हमारी आज की जो सरकार है उसकी अभिरुचि इन चीजों में थोड़ी ज्यादा है। आज की जो हमारी सरकार है इनकी अभिरुचि थोड़ा अतीत काल के नामों को खोजने में, उन नामों को उजागर करने में थोड़ी अभिरुचि है। तो हो सकता है कि किसी दिन बजट में पता चला कि अपाला, घोषा, बिस्वारा, सिक्ता आदि में से किसी के नाम पर कोई कॉलेज खुल जाए, कोई यूनिवर्सिटी खुल जाए। हो सकता है उनके नाम पर कोई पीठ खुल जाए, हो सकता है उनके नाम पर कुछ शुरुआत हो जाए। तो यहां से उनके नामों पे क्वेश्चन बनने की गुंजाइश बनती है। इसे आप जरूर याद रखना। अब ये देखो कि महिलाओं ने युद्ध में भी भागीदारी किया है, लेकिन इक्का दुक्का, नॉट रेगुलरली। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर युद्ध में भागीदारी करती थी। तो ना भाई, कंधे में कंधा मिला के नहीं करती थी। हाँ, कभी कभी महिलाओं ने भी युद्ध में भागीदारी किया है। ये आ जाए क्वेश्चन कि महिलाओं ने युद्ध में बिल्कुल भागीदारी नहीं किया, तो गलत हो जाएगा। बराबरी के साथ किया? नो। बिल्कुल नहीं किया? नो। थोड़ा थोड़ा किया था, पूरा नहीं किया था। समझ गए? तो ये हो गया कि कभी 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 कभी, किंचिम किंचिम। ठीक है। अगला मुद्दा है, गाय दूहने और कपड़े बुनने का काम करती थी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सामान्य बात है। सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभा और समिति क्या है? ये जनप्रतिनिधि सभाएं हैं, जनप्रतिनिधि सभाएं हैं। जनप्रतिनिधि सभाएं हैं, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि राजा के रूप में तो हमें कोई महिला कभी नहीं नजर आई है। राजा के रूप में हमें कोई महिला नहीं नजर आई है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ऋग्वेद काल के राजा को पढ़ोगे, अभी कुछ देर बाद पढ़ाऊंगा ऋग्वेदिक कालीन राजनीति। तो ऋग्वेदिक काल की राजनीति बहुत ज्यादा मजबूत राजतंत्र का संकेत नहीं करती। ऋग्वैदिक राजनीति में राजा बहुत मजबूत नहीं है, कबीले के सरदार की हैसियत का है मात्र। अभी लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ।
ऋग वैदिक कालीन राजनीति में राजा की हैसियत कबीले के सरदार के बराबर है। अब कबीले का सरदार जिसके पास में अपनी नियमित सेना भी नहीं, जिसके पास में अपनी नियमित ब्यूरोक्रेसी भी नहीं, उसको यदि युद्ध भी करना होगा तो गांव के युवकों के साथ मिलकर उन्हीं के सैन्य बल के बदौलत युद्ध करना होगा। तो जब राजा युद्ध करने के लिए जाएगा तो गांव के लोगों को बोलेगा कि चलो चलो लड़ाई करने चलने हैं, तो लड़ाई करने में तो भाई जान भी जाती है। तो युवक उनकी बात को आंख मूंद के नहीं मानते थे। वो कहते थे कि गांव की जो सभा है, जो समिति है, उसकी मीटिंग बुलाओ और सभा समिति के सदस्यों के सामने तुम प्रस्ताव रखो, तुम्हारे प्रस्ताव पे विचार किया जाएगा, विचार करके उसके ऊपर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, अंत में फैसला होगा कि युद्ध करना है कि नहीं। यदि सभा समिति ने कह दिया कि हाँ युद्ध होना है तो युद्ध होगा, तो हम जाएंगे उसमें। तो सभा समिति ने कह दिया कि युद्ध नहीं होना है तो तुम्हारे कहने से युद्ध नहीं होगा। तुम अपने आप को बड़ा भारी राजा ना समझो, सरदार हो बस। सारे फैसले सभा समिति की सहमति के आधार पर होंगे। और सभा समिति में महिलाएं भी शामिल हैं, सभा समिति में महिलाएं भी शामिल हैं। तो अब समझो कि महिलाओं की राजनीतिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है कि नहीं। सभा समिति में महिलाएं भी शामिल हैं तो इसलिए उनकी राजनीतिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला मुद्दा एक और देखो कि महिलाओं के विरुद्ध कोई सामाजिक प्रथा विकसित नहीं हुई। सामाजिक प्रथा विकसित नहीं हुई। विकसित नहीं हुई। महिलाओं के विरुद्ध उस युग में कोई सामाजिक प्रथा विकसित नहीं हुई थी। महिलाओं के प्रति कोई सामाजिक प्रथा विकसित नहीं हुई, इसका मतलब क्या है उसको लिखो। ये हेडिंग लिख लिया हो, इस युग में महिलाओं के विरुद्ध कोई सामाजिक प्रथा विकसित नहीं हुई थी। उसके बाद क्या है, मैं लिखा रहा हूं कि सामाजिक प्रथा विकसित नहीं हुई, उसका उदाहरण दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहा हूं कि बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह नहीं था। विधवा विवाह का चलन था। हाँ, कुछ महिलाएं आजीवन अविवाहित भी रहती थी और विवाहित भी रहती थी। मतलब अपना फैसला है कि हमको विवाह नहीं करना है। उन्हें एक वर्ड से संबोधित किया गया, अमाजू कहा जाता था। अमाजू, उन्हें अमाजू कहा जाता था। कुछ महिलाएं आजीवन और विवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। उसके बाद कुछ महिलाएं और आजीवन और विवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। सती प्रथा का प्रमाण नहीं है, सती प्रथा का चलन नहीं था। सती प्रथा का चलन नहीं था। अब यहां पर तुम रुक के समझो थोड़ा सा। मैंने आपको जो भी सामाजिक विकृतियां यहां पर दिखाई है, ये वो विकृतियां हैं जो आगे चलकर भारतीय समाज में आ गई।
ये सारी विकृतियां आगे चलकर भारतीय समाज में आ गई हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ऋग वैदिक काल में ये विकृतियां नहीं थी। ऋग वैदिक काल में बाल विवाह है क्या? तो नहीं है। लड़कियां एडल्ट होने के बाद विवाह करती हैं। एक और बात है कि स्वयंवर भी है, वहां पर स्वयंवर है, स्वयंवर। ऋग वैदिक काल में स्वयंवर की प्रथा थी। अच्छा, स्वयंवर को लेकर भी एक छोटी सी कहानी है कि स्वयंवर का मतलब क्या होता है। स्वयंवर का साधारण मतलब होता है लड़कियों को अपने लिए वर स्वयं चुनने की छूट है। वुमेन वेयर हैविंग द राइट टू चूज देयर हस्बैंड। ऐसा नहीं है कि उनके घर वाले उनके ऊपर अपना चॉइस थोप देंगे कि तुम्हारी शादी इसी के साथ में होगी, ऐसी कोई बात नहीं। स्वयंवर, अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था उनके पास। बाद में कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि रामायण महाभारत तो तुमने देखा ही है, उसमें जो स्वयंवर है वो रियल स्वयंवर नहीं है। जो रियल स्वयंवर है वो ऋग्वेद में है। रामायण महाभारत का जो स्वयंवर है उसमें बड़ी समस्याएं हैं भाई। तुम देखोगे कि उसमें स्वयंवर किस तरीके से आयोजित किया जाता था कि राजा की बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। उसमें दूर दराज के सारे राजा लोग को बुला लिया गया। उन्हीं राजाओं में से कोई एक राजा से उनकी शादी होनी है, और शादी के लिए भी एक बड़ा कठोर कंडीशन लगा दिया जाता था कि मछली के आंख में जो तीर मारेगा उसी से शादी होगी, जो शिव जी का धनुष उठा लेगा, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से शादी होगी। ये सब तो बड़ी कठिन कठिन शर्तें हैं। अब मान लो, तुम कल्पना करके देखो, सिर्फ कल्पना करके देखो कि यदि राजा की बेटी को प्रेम हो गया किसी साधारण आदमी से, तो यदि राजा की बेटी को प्रेम हो गया किसी कलाकार से, किसी साहित्यकार से, राजा की बेटी को प्रेम हो गया किसी विद्वान आदमी से, अब बेचारा वो उतना प्रतापी तो है नहीं, वो राज परिवार का भी नहीं है, तो स्वयंवर में तो इन विद्वानों को, इन कलाकारों को, इन साहित्यकारों को बुलाया ही नहीं जाएगा। तो जितने भी महानुभाव आए हैं स्वयंवर में, उनमें से एक भी नहीं है जिसको कि वो लड़की पसंद करती है। लेकिन लड़की को उन्हीं विद्वानों, उन्हीं राजाओं में से एक को चुनना पड़ेगा। क्या ये स्वयंवर हुआ? और स्वयंवर के अंदर भी पता चला कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो धनुष तोड़ देगा, ये तो संजोग की बात है ना कि धनुष भगवान राम तोड़े, तो भगवान राम में तो कोई कमी हो नहीं सकती, ये तो संयोग की बात है ना। लेकिन यदि सामान्य राजाओं के परिवार में चलकर देखो तो हो सकता है कि जो सबसे दुष्ट राजा होगा वही सबसे ज्यादा प्रतापी होगा, वही जाके धनुष तोड़ दे, तो वही मछली का आंख में तीर मार दे, तो उस लड़की के जीवन में तो वही आदमी आ गया दुष्ट। ये कौन सा स्वयंवर है? ये फर्जी वाला स्वयंवर है। असली वाला स्वयंवर ऋग्वेद में था, जिसमें कि लड़कियों को चॉइस था अपनी मर्जी का वर चुनने के लिए। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस स्वयंवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर मैंने कहा विधवा का विवाह होता था, कुछ महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थी और शिक्षा वगैरह के काम में लगी रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था, सती प्रथा का कोई चलन नहीं था। ये सब कुछ अच्छी अच्छी बातें क्यों हो पाई? क्योंकि उस युग में महिलाएं सभा समिति में भागीदारी करती हैं, पॉलिटिकली वो एक्टिव हैं। जब नीतियों के निर्माण करने वाली सभाओं में और समितियों में महिलाओं की भागीदारी होगी तो महिलाओं के विरुद्ध कानून बन सकते हैं क्या? नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए आज भी यह बात कही जाती है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दो, महिलाओं के लिए अनुकूल विधियों का निर्माण शुरू हो जाएगा, प्रतिकूल विधियों का विनाश हो जाएगा। If you want your women to be empowered, then only one way you have to live with. You empower your women in parliament, empower your women in legislative assemblies. अपनी संसद में, अपनी विधानसभाओं में महिलाओं को सशक्त कर दो, उनको भागीदारी दो, विधि निर्माण में, कार्यपालिका के निर्माण में, नीतियों के निर्माण में। उनके विरुद्ध विधियां खत्म हो जाएंगी और उनके अनुकूल विधियों का निर्माण शुरू हो जाएगा और उनका सशक्तिकरण हो जाएगा।
इसकी शिक्षा कहां से मिलती है? इतिहास का कौन सा ऐसा कालखंड है जो कहता है कि यह संभव है? तो ऋग वैदिक काल। अब बात तो समझ आ गई होगी कि ऋग वैदिक काल से यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। आई थिंक अब आपका यह मामला क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना किया था, युद्ध में भागीदारी करती थी, गाय दूहती थी, सभा समिति भागीदारी करती थी। कई देवियों का भी उल्लेख मिलता है जिनकी पूजा होती थी। कई देवियों की भी चर्चा मिलती है जिनकी पूजा होती थी, जैसे कि नंबर 1, विभिन्न नदियां। नदियों को देवी की तरह मानकर उनकी पूजा होती थी। नदियों को देवी की तरह मानकर पूजा होती थी। नदियों को देवी की तरह मानकर उनकी पूजा होती थी। उनमें मैंने बता दिया है कि सिंधु नदी की पूजा होती है, गंगा की भी पूजा होती है, यमुना की पूजा होती है। इनकी चर्चा कम है, लेकिन सिंधु की चर्चा बहुत ज्यादा है, और सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र कहा गया है, वो मैंने बता दिया है। इसके अलावे उषा, माने प्रातः की देवी, निशा रात्रि की देवी, अरण्यानि जंगल की देवी, वन की देवी। उषा, निशा, अरण्यानि। उषा माने प्रातः की देवी, निशा माने रात्रि की देवी, अरण्यानि माने वन की देवी। इन सब की पूजा होती थी। इसके अलावा अदिति, देवताओं की माता, अदिति माने देवताओं की माता, इनकी पूजा होती थी। उषा, निशा, अदिति, अरण्यान और विभिन्न नदियां, इन सब के आधार पर आपके सामने में महिलाओं की दशा के बारे में सारी जानकारी आपके सामने मैं रख चुका हूं। अब आज का क्लास इसके आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा। महिलाओं की अच्छी दशा के बाद में आर्यों और अनार्यों के संघर्ष के बारे में बस इतना बता देता हूं, उसके बाद रुक जाऊंगा। बस इतना लिख दीजिएगा, इतना लिख लीजिए, इस पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए ताकि ऋग वैदिक समाज का मुद्दा कंप्लीट हो जाए। इस पे ज्यादा नहीं मगजमारी करना है, बस छोटा सा पॉइंट है, मस्त 1 मिनट में हो जाएगा, जल्दीबाजी मत करिए। आर्यों एवं अनार्यों के बीच संघर्ष और मेल मिलाप। तो दोनों में संघर्ष का प्रमाण संभवतः अनार्यों को दस्यु कहा गया था। अनार्यों को दस्यु कहा जाता था। दस्यु से उनका वैर का बोध था, दस्यु के प्रति वो कठोर व्यवहार करते नजर आते हैं। इसके अलावे उन्हें वो मृगवाच कहते हैं। मृगवाच माने जो कठोर वचन बोलने वाला होगा। अनस्क कहा गया है, अनस्क जिसकी नाक चपटी हो। मृगवाच माने कटु बोलने वाला, अनस्क माने जिसकी नाक चपटी हो। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आर्यों और अनार्यों के मध्य
मेल का प्रमाण, मेल जोल का प्रमाण, आर्यों और अनार्यों के बीच में मेल जोल का क्या प्रमाण मिलता है? तो दशराग युद्ध, दशराग युद्ध, दशराग युद्ध। अब इस दशराग युद्ध के बारे में मात्र चर्चा कर लीजिए और आज की चर्चा को यहीं पर विराम दे दूंगा। मात्र दशराग युद्ध की चर्चा होगी और उसके बाद में यह चर्चा समाप्त हो जाएगी। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दशराग युद्ध के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बस सिंपल इतनी बात कि दशराग माने 10 राजा, दशराग माने 10 राजा। एक तरफ 10 राजा हैं और एक तरफ है सुदास। सुदास भरत कबीले का राजा, भरत कबीले का राजा। शायद यही भरत है जिसके आधार पर भारत का नाम भारत पड़ा है। तो सुदास का नाम एकदम याद रखिएगा कि सुदास भरत कबीले का है। भरत कबीले के आधार पर शायद भारत वर्ष का नाम पड़ा है। इनके पुरोहित का नाम है वशिष्ठ, इनके पुरोहित का नाम है वशिष्ठ। और इधर 10 राजा हैं, इनमें 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं। यानी कि आर्य और अनार्य राजाओं के बीच में पॉलिटिकल अलायंसेस हो रहे थे। 5 राजा आर्य है दशराग्य में, 5 राजा अनार्य है। का मतलब है कि पॉलिटिकल अलायंस आर्यों में और अनार्यों में हो रहा था। और इनकी लड़ाई हुई है सुदास से। सुदास भरतवंशी हैं, इनके नाम पे भारत पड़ा है। इनके पुरोहित हैं वशिष्ठ, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र, इनके पुरोहित थे विश्वामित्र। विश्वामित्र। और जीत किनकी हुई है? इनकी जीत इनकी हुई है। यह युद्ध कहां हुआ है? यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। लास्ट फैक्ट, ओनली वन फैक्ट, एंड दिस इज द लास्ट फैक्ट ऑफ द क्लास टुडे। लास्ट फैक्ट क्या है? सुदास नाम पर ध्यान दो, सुदास नाम पे ध्यान दो। इनके नाम के साथ में दास लगा हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि दास टाइटल के साथ क्या उस दौर में राजा होते थे? तो सुदास का नाम याद रहेगा। सुदास है, दिवोदास है। तो कई सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम के साथ में दास लगा हुआ है और वो आर्य थे। क्लियर है? आज की चर्चा बस इतने ही पर रुक जाएगी। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।